बच्चों, मैं हूं केडी सर और आज आप लोगों के लिए लेके आया हूं कक्षा 12 फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का लेक्चर नंबर 3, जिसमें बच्चों आज हम लोग अध्ययन करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र। तो बच्चों, लेक्चर को प्रारंभ करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप केडी सर क्लासेज TCM को अवश्य सब्सक्राइब करें तथा साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि वीडियो अपलोड की सूचना आपको तत्काल मिल सके। और बच्चों, वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। तो चलिए बच्चों, हम लोग आज का लेक्चर प्रारंभ करते हैं। बच्चों, आज का लेक्चर है इलेक्ट्रिक फील्ड। बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड जिसे हम कहते हैं वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र। तो बच्चों, वैद्युत क्षेत्र होता क्या है? सबसे पहले कॉन्सेप्ट ये बनता है कि वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। थोड़ा सा बच्चों हम एक एग्जाम्पल लेके समझाते हैं आपको। जैसे यहां पर मान लेते हैं कोई आवेश है, इसे हम प्लस आवेश मान लेते हैं, और एक आवेश यहां पर है, इसे भी प्लस मान लेते हैं। बच्चों, ये जो आवेश है इसे हम अत्यंत सूक्ष्म आवेश कह रहे हैं, बहुत ही सूक्ष्म आवेश कह रहे हैं। और ये सूक्ष्म आवेश होने की वजह से परीक्षण आवेश मतलब टेस्टिंग के लिए लाया गया है, इसे परीक्षण आवेश कहते हैं। ये हमेशा जो परीक्षण आवेश हम लेते हैं बच्चों, ये हम धन आवेश ही लेते हैं। तो बच्चों, अब बताइए क्या इन दोनों आवेशों के बीच कोई बल लगेगा? जी हाँ, कूलाम के नियमानुसार इन दोनों के बीच एक प्रतिकर्षण बल लगेगा। इस प्रतिकर्षण के कारण ये वाला आवेश जो है इससे दूर की उधर इस डायरेक्शन में जाएगा। बच्चों, यहां तो ये आवेश आप देख रहे हैं, यहां तो ये आवेश आप देख रहे हैं। यदि इस आवेश को हम इस तरह बंद कर दें तो ये आवेश नहीं दिख रहा है, और इसको बंद करने के बाद या आपको इसके बारे में पता नहीं है, ये ढका हुआ है, और उसके बाद आप यहाँ पर ये आवेश लेके आते हैं। तो बच्चों, क्या ये वाला आवेश ये आपको दिखाई नहीं दे रहा है? क्या ये आवेश अब भी जब आपको ये दिखाई नहीं दे रहा है, क्या अब इस स्थिति में भी यह अपने ऊपर बल का अनुभव करेगा? जी हाँ, बिल्कुल करेगा। इसका मतलब ये आवेश दिखे या ना दिखे, यहां पर यदि कोई आवेश आता है तो एक बल का अनुभव करेगा। ये धन आवेश है तो ये प्रतिकर्षण का अनुभव करेगा। अगर ये ऋण आवेश होता तो आकर्षण बल का अनुभव करता और ये वाला इसको खींच लेता। दूसरी स्थिति ये बनती है यदि हम यहाँ निगेटिव चार्ज ले लें तो बच्चों ये जो है ये वाला इस परीक्षण आवेश को क्या करेगा? अपनी तरफ ही खींचेगा। बच्चों, याद रहे कि ये जो टेस्टिंग चार्ज है, टेस्ट चार्ज है जो, वो हमेशा पॉजिटिव ही लेंगे और छोटा लेंगे। छोटा अभी बच्चों हम बताएंगे कि छोटा क्यों लेंगे, क्या रीजन है क्यों छोटा लेते हैं। तो बच्चों, यदि यहाँ ऋण आवेश है तो इस ऋण आवेश के कारण ये वाला जो टेस्ट चार्ज है ये इधर आकर्षित होगा। ये दिखे या न दिखे तब भी आकर्षित होगा। तो बच्चों, इसका मतलब एक अपने कोई भी ये जो आवेश इसके बारे में हम बता रहे हैं, जो ये आवेश है, ये आवेश अपने चारों ओर एक क्षेत्र बना रहा है। बच्चों, अगर हम इसको और नजदीक लाके रख दें तो क्या ये अनुभव नहीं करेगा? इसके कारण ये अपने ऊपर बल का अनुभव करेगा, और दूर लेके चले जाए तो भी अनुभव करेगा। तो बच्चों, इसके चारों ओर एक प्रकार का क्षेत्र बन जाता है। इस क्षेत्र में रखने पर कोई अन्य आवेश लेके आते हैं इसके क्षेत्र में, चारों ओर के क्षेत्र में, तो वह अन्य आवेश इसके होने का आभास करता है। अर्थात होने का आभास का मतलब जो अन्य आवेश आया है वह अपने ऊपर या तो अट्रैक्शन का अनुभव करेगा या तो रिपल्सन का अनुभव करेगा। तो इसके होने की पुष्टि होगी कि हाँ यहाँ पर कोई है। तो बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड की परिभाषा हम लिखने जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बहुत इजी डिफिनेशन है बच्चों, हम आपको समझा दिए अब इसकी डिफिनेशन। तो बच्चों देखिए, जो वैद्युत क्षेत्र है उसकी डिफिनेशन कुछ इस प्रकार है। किसी आवेश, चाहे एक आवेश हो, अथवा आवेश समुदाय के, चाहे कई आवेश हों,
के चारों ओर, उनके चारों ओर का वह क्षेत्र, चारों ओर का वह क्षेत्र जहां कोई अन्य आवेश, यदि कोई अन्य आवेश आप लेके आते हैं, जहां कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव करे, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो बच्चों आप समझ गए, किसी आवेश अथवा आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, वह वैद्युत क्षेत्र कहलाता है बच्चों। तो इस प्रकार हम डिफिनेशन दे दिए। अब बच्चों आवेश, ये जो वैद्युत क्षेत्र है ये एक सदिश राशि है। अब इसकी डायरेक्शन के बारे में बच्चों हम लोग चर्चा करेंगे। इसकी डायरेक्शन क्या होती है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए बच्चों, वैद्युत क्षेत्र सदिश राशि है। अभी आपने कहा, यहां हमने पॉजिटिव चार्ज ले लिया और यहां पर हम बच्चों एक छोटा सा टेस्ट चार्ज ले रहे हैं। मान लेते हैं Q है और इस टेस्ट चार्ज को बच्चों हमेशा Q0 या Q0 कहेंगे, Q0। तो बच्चों ये वाला बल इस पर जो है बल आरोपित, ये वाला आवेश इस पर बल आरोपित करेगा और बच्चों इसकी डायरेक्शन इधर होगी, इसकी डायरेक्शन इधर होगी। ये वाला भी इस पर बल लगाएगा, लेकिन बच्चों याद रहे कि इसका अपना प्रभाव, इस आवेश के कारण जो इस पर प्रभाव होगा वह कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि आपने ये इतना कम ले लिया है, इतना कम ले लिया जितना कम आप सोच सकते हैं। मतलब अत्यंत छोटा, बहुत छोटा आवेश है किंतु धन आवेश है। तो यह बल भी लगाता है इस पे, लेकिन चूंकि अत्यंत सूक्ष्म है इसलिए यह कोई भी बल आरोपित नहीं कर पाएगा। तो बच्चों इसे अगर बड़ा आप ले लेते टेस्ट चार्ज को, तो इसके कारण ये वाला प्रतिकर्ष हो जाता। मान लीजिए कि ये वाला जो टेस्ट आवेश है ये बड़ा ले लेते, इससे बड़ा हो जाता, तो ये इस डायरेक्शन में चला जाता। तो बच्चों हम इसके प्रभाव का अध्ययन कर रहे हैं और तब हम क्या होने लगता, इसका प्रभाव इस पे होने लगता। इसीलिए बच्चों जो हम टेस्ट चार्ज लेते हैं वह हमेशा छोटा लेते हैं, ताकि उस छोटे आवेश के कारण प्रभाव नगण्य हो। तो बच्चों यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर जो है पॉजिटिव चार्ज है लेकिन अत्यंत सूक्ष्म है। तो आप देख रहे हैं कि इसकी डायरेक्शन इधर है। बच्चों अगर ये आवेश छिपा होता तब भी ये बल का अनुभव करता और तब भी ये इस डायरेक्शन में जाता। तो बच्चों ये इस डायरेक्शन में जाता, मतलब ये अपने चारों ओर त्रिज्यतः, ये जो है रेडियली आउटवर्ड की तरफ जो है बल को, बल की दिशा ऐसे होगी। तो बच्चों बल की जो दिशा होगी वही जो है वैद्युत क्षेत्र की दिशा इसमें होगी। ये जो आपका पॉजिटिव चार्ज बच्चों, पॉजिटिव चार्ज से जो है वैद्युत क्षेत्र की दिशा जो होती है बच्चों वो होती है आउटवर्ड की तरफ, रेडियली मतलब त्रिज्यतः बाहर की तरफ होती है। और बच्चों यदि ये ऋण आवेश होता, यदि ये ऋण आवेश होता तो बच्चों ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करता। यहां पर होता अगर जो ऋण आवेश तो इधर अट्रैक्ट करता, यहां होता बच्चों तो ये जो है हम इसकी डायरेक्शन चेंज कर दें तो बच्चों ये इधर अट्रैक्ट करता, इधर अट्रैक्ट करता, ऐसे। तो बच्चों कुल मिलाकर के ये समझ में आया कि अगर जो ये याद रखिएगा बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि आएगा ये तो आप दिक्कत में पड़ जाएंगे अगर जो आपको डायरेक्शन नहीं याद रहेगी। तो अगर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज से जो है वैद्युत क्षेत्र जो होता है आउटवर्ड बाहर की तरफ होता है, त्रिज्यतः बाहर की तरफ निकलता है। और अगर नेगेटिव चार्ज है तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा जो है वो इनवर्ड होती है, रेडियली होती है, त्रिज्यतः अंदर की ओर होती है। ऐसा लगता है जैसे ये अंदर की तरफ आएगा। तो बच्चों ये हो गया। तो वैद्युत क्षेत्र के दिशा हो गई कि वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है वो धन आवेश से दूर की तरफ होती है और ऋण आवेश की ओर होती है। तो बच्चों ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा हो गई। अब वैद्युत क्षेत्र का परिमाण हम लोग कैसे निकालते हैं, चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र बच्चों ये जनरेट हुआ है। यहां पर एक छोटा सा चार्ज ले लीजिए Q0। तो वैद्युत क्षेत्र में स्थित एकांक आवेश पर लगने वाले बल को ही हम वैद्युत क्षेत्र का परिमाण कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र बच्चों इसके क्षेत्र में स्थित एकांक आवेश, बच्चों एकांक आवेश ना लेकर के हमने Q0 आवेश ले लिया। तो वैद्युत क्षेत्र में स्थित एकांक आवेश पर लगने वाले बल को हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। बच्चों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को कैपिटल E से प्रदर्शित करते हैं। तो बच्चों मान लेते हैं ये जो है इनके बीच बल मान लेते हैं बच्चों लग रहा है F। ये जो एक प्लस Q आवेश है और एक टेस्ट चार्ज है उसे हम Q0 कह दिए हैं, प्लस चार्ज वो भी है। इनके बीच जो बल लग रहा है बच्चों वह है F। तो बच्चों वैद्युत क्षेत्र में स्थित दो आवेशों के बीच बल लगेगा, ये बल हमने F मान लिया। अब बच्चों इसके कारण हम मान लेते हैं बच्चों इसका हम वैद्युत क्षेत्र निकाल रहे हैं।
जिसका भी वैद्युत क्षेत्र हम निकालेंगे उसके वैद्युत क्षेत्र में हम ला करके एक टेस्ट चार्ज रख देंगे। तो बच्चों दो आवेश हो जाएंगे और जब दो आवेश हो जाएंगे तो उनके बीच बल लगेगा। वह बल हमने मान लिया बच्चों क्या है, F है। तो वैद्युत क्षेत्र में स्थित एकांक आवेश पर, यह तो बच्चों Q0 आवेश पर लग रहा है, एकांक आवेश पर जब आप बात कर रहे हैं तो आप उसी आवेश से भाग कर देंगे। बच्चों ये हो गई डिफिनीशन। इसके द्वारा जो है हम वैद्युत क्षेत्र का परिमाण निकालते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र में स्थित एकांक आवेश पर बच्चों अकेले आवेश पे तो बल नहीं लगता है, लेकिन अकेले आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र होता है। दो आवेशों के बीच बल लगता है, लेकिन जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो अकेले आवेश के कारण होती है। बच्चों यह जो वैद्युत क्षेत्र ई आया है बच्चों, वह इसके कारण वैद्युत क्षेत्र है कि इसके कारण? तो याद रहे जिससे आपने भाग दिया है उसके कारण नहीं है, किसके कारण बच्चों? इसके कारण। ये बच्चों हो गया। अगर हम इसे इस रूप में लिखे बल के पदों में, F इक्वल टू, ये बल को E के पदों में लिखे तो Q0 इंटू E। बच्चों ये भी बल को जो है वैद्युत क्षेत्र के पदों में हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। तो बच्चों वैद्युत क्षेत्र में स्थित एकांक आवेश पर लगने वाले बल को हम वैद्युत क्षेत्र कहते हैं या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अब बच्चों आते हैं हम वैद्युत बल रेखाएं। वैद्युत बल रेखाएं क्या होती है? वैद्युत बल रेखा जो होती है वैद्युत क्षेत्र में खींची गई एक काल्पनिक रेखा होती है। बच्चों ऐसी कोई रेखा दिखती नहीं है, एक काल्पनिक रेखा होती है जिस पर स्वतंत्र पृथक्कृत धनावेश चलने का प्रयत्न करता है। मान लेते हैं बच्चों ये जो है ऐसे जो है कोई बल रेखा है। बच्चों ये ऐसी रेखा कोई दिखेगी नहीं, ये काल्पनिक रेखा है। तो बच्चों इस समय इसकी डायरेक्शन ये है, तो जाहिर सी बात है आपने कहा था परीक्षण जो आवेश होगा वह इसी के एलान चलेगा। तो यहाँ पर बच्चों इस तरह चलेगा, यहाँ पर स्पर्श रेखा जो है इधर है, यहाँ पर बल की दिशा होगी। अब बच्चों यहाँ पर इस डायरेक्शन में होगी, यहाँ पर खींची गई स्पर्श रेखा ऐसे है तो यहाँ ये होगी, यहाँ पर ऐसे तो बच्चों ऐसे होगी। तो बच्चों वैद्युत बल रेखा जो होती है वैद्युत क्षेत्र में खींची गई एक काल्पनिक रेखा होती है जो निष्कोण होती है। बच्चों ये निष्कोण देखिए, आप चाहें तो इसे ऐसे 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 ऐसे, यहाँ कोण बन रहा, यहाँ कोण बन रहा, इस तरह बना सकते हैं। लेकिन बच्चों यहाँ कोण नहीं बनता है, निष्कोण। ये ऐसे 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 ऐसे, तो ये इस तरह से मिलाया गया ऐसे निष्कोण। तो बच्चों ये वैद्युत बल रेखा हो गई। अब बच्चों वैद्युत बल रेखा के गुण, वैद्युत बल रेखा के गुण बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों इसके निम्नलिखित गुण होते हैं। नंबर 1, दो बल रेखाएं कभी काटती नहीं है। नंबर 1 लिखे, ये धनावेश से निकलती हैं, ये धनावेश से निकलती है और ऋणावेश पर समाप्त होती है। ये धनावेश से निकलती हैं और ऋणावेश से समाप्त होती हैं। नंबर 2, ये काल्पनिक निष्कोण वक्र होती हैं। ये काल्पनिक निष्कोण वक्र होती है। नंबर 3, इस पर स्वतंत्र पृथक्कृत धनावेश चलने का प्रयत्न करता है। नंबर 4 बच्चों, रेखा के, ये रेखा जो वक्र रेखा होगी, रेखा जो ये वक्र होगी के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्शी रेखा, मतलब वक्र के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्शी उस बिंदु पर लगने वाले बल की दिशा को व्यक्त करती है। बल की दिशा को व्यक्त करती है। अच्छा, जो रेखा होगा, रेखा के किसी बिंदु पर स्पर्शी खींच देंगे तो स्पर्श रेखा की दिशा में ही आवेश पर लगने वाले बल की दिशा होगी। नंबर 5 बच्चों, ये रेखाएं एक दूसरे को
कभी काटती नहीं। ये रेखाएं बच्चे एक दूसरे को कभी काटती नहीं है। यदि वे काटेंगी तो वहां पर दो स्पर्शियां होंगी, अर्थात एक बल की दो दिशाएं होंगी, जो कि क्या है, असंभव है। देखो बच्चों, मान के दो बल रेखाएं खींच दी हैं, हमें यहाँ पर काट दिए, तो एक यहाँ स्पर्श रेखा खींच दे रहे हैं बच्चों, और एक यहाँ पर स्पर्श रेखा खींच दे रहे हैं। तो ये दो बल रेखाएं यदि काट दी इस प्रकार, तो यहाँ पर दो स्पर्शियां खींची जाएंगी। तो बच्चों, दो स्पर्शियां जब खींची गई है और आपने अभी अभी कहा है रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्शी या स्पर्श रेखा उस बिंदु पर लगने वाले बल की दिशा को व्यक्त करती है। तो बच्चों, यहाँ पर एक स्पर्श रेखा ये होगी, एक स्पर्श रेखा होगी। तो बच्चों, इस पर जो है दो दिशाएं हैं, अर्थात एक ही बल की दो दिशाएं होंगी, जो कि असंभव है। तो बच्चों, ये बल रेखा के गुण हो गए। हेडिंग डाल करके बच्चों पास करके लिख लीजिएगा। अब हम आते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉइंट चार्ज हम लेते हैं, मान लेते हैं। देखिए बच्चों, इसके लिए देखिए हमेशा जब भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी हो तो आप एक परीक्षण आवेश लेंगे और जिस आवेश के कारण ज्ञात करनी है, जितनी दूरी पर ज्ञात करनी है, उतनी दूरी पर उस परीक्षण आवेश को रख देंगे। तो ध्यान दिए बच्चों, मान लेते हैं ये पॉजिटिव चार्ज है प्लस क्यू, और इससे बच्चों स्मॉल आर दूरी पर एक छोटा सा चार्ज हमने ले लिया, टेस्ट चार्ज, याद है आपको, Q0। तो बच्चों, इसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इस प्लस क्यू आवेश जो है, इसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है बच्चों। तो बच्चों, इसके कारण इससे क्यू आवेश है वह एक ऐसे माध्यम में रखा गया है जिसका पराविद्युतांक K है, और इससे स्मॉल आर दूरी पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो बच्चों, हम क्या करेंगे, जो प्लस क्यू आवेश है बच्चों, उससे स्मॉल आर दूरी पर जो बिंदु P स्थित है, वहां पर बच्चों हम एक टेस्ट चार्ज पॉजिटिव में Q0 रख देंगे। बच्चों, इस स्थिति में इन पर बल लगेगा, लगने वाला बल यहां पर बच्चों वैद्युत बल लगेगा। और बच्चों, ये बल जो लगेगा वो कूलाम के नियमानुसार आपने पढ़ा है 1/4πε0 K। Q1 Q2 तो यहाँ Q और Q0 अपान बच्चों हो जाता है R²। तो बच्चों, ये बल लग रहा है, और आपने कहा है कि जो वैद्युत क्षेत्र होता है वह एकांक आवेश पर लगने वाले बल को ही वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। एकांक आवेश बच्चों किसके कारण वैद्युत क्षेत्र निकालने, इसके कारण, तो इस वाले परीक्षण आवेश से हम भाग दे रहे हैं। यदि P पर वैद्युत क्षेत्र कैपिटल E हो तो बच्चों आप जानते हैं E = F/Q0। तो बच्चों E = F के स्थान बच्चों 1/4πε0 K Q0/R²। बच्चों, इसमें हम डिवाइड कर देंगे Q0 से। ये बच्चों Q0 कट जाएगा, और बच्चों ये आ जाएगा E = 1/4πε0 K Q/R²। बच्चों, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ देखिए, यहाँ जो आवेश आता है उसी आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र है ये। अगर हम यहाँ Q0 कर देंगे तो Q0 वाले आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र हो जाएगा। जो बच्चों यहाँ आवेश आता है वही उसी आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र है। और हाँ बच्चों, यदि यह आवेश के पराविद्युतांक वाले माध्यम में ना रख करके निर्वात में रखा गया होता, निर्वात या वायु में रखा गया होता, तो बच्चों ये आपका E = 1/4πε0। बच्चों, निर्वात या वायु के लिए K का मान होता है, तो बच्चों Q/R², ये होता निर्वात या वायु के लिए। E = 1/4πε0 Q/R²।
तो बच्चों ये बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना हो गई। तो कैसे गणना किए, जिसके कारण वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना था, जितनी दूरी पर ज्ञात करना था वहां पर हमें एक टेस्ट चार्ज पार्टी में Q0 रख दिए। उसके बाद उन दोनों पर लगने वाले बल F की गणना कर लिए, और चूंकि एकांक आवेश पर लगने वाले बल वैद्युत बल को ही हम वैद्युत क्षेत्र कहते हैं, तो जो हमने परीक्षण आवेश दिया था उसी से हमने डिवाइड कर दिया। अब बच्चों ध्यान दीजिए कि वैद्युत क्षेत्र, ये जो वैद्युत क्षेत्र आ गया E = 1/4πε0, ये जो आ गया है, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहां तक होती है। कोई आवेश है, उस आवेश से कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र होता है, कितना होता है। तो बच्चों थोड़ा सा देखते हैं, इसका ग्राफ थोड़ा सा देख ले क्या होता है। तो बच्चों E = आप जानते हैं, जान चुके हैं, ध्यान रखिएगा। जो बल होता है वैद्युत बल बच्चों, उसमें 1/4πε0 Q दुई बार Q आता है, Q1 Q2/r²। बच्चों वैद्युत क्षेत्र में केवल एक ही आवेश आता है, बाकी सब वही रहता है। तो बच्चों E = 1/4πε0 Q/r²। तो जो मान लेते हैं ये आवेश है, तो ये यहां पर भी कोई आवेश आएगा तो उसको भी अट्रैक्ट करेगा। यदि पॉजिटिव चार्ज है तो रिपल्स करेगा, नेगेटिव चार्ज है तो अट्रैक्ट करेगा। यहां भी रखेंगे तो भी, बहुत दूर रखेंगे तो भी। तो बच्चों ये कहां तक रखेगा। तो बच्चों आप यहां देखिए, इस फार्मूले में यदि Q का मान हम इन्फिनिटी कर दें, अनंत कर दें, तो बच्चों अनंत कर देंगे तो E = इसका मान तो वैलिड है, कुल मिला के ये वैलिड मान है और ये भी वैलिड मान रहेगा। तो बच्चों 1/∞ आ जाएगा, अर्थात E = 0। तो बच्चों इसे इस प्रकार लिखा जाता है, इफ R टेंडिंग टू इन्फिनिटी देन E टेंडिंग टू 0 की तरफ। बच्चों जब R का मान अनंत की तरफ जाएगा, बहुत बड़ा मान हो जाएगा, तो E का मान बच्चों क्या हो जाएगा, 0। इसके उल्टा बच्चों यदि हम R 0 कर दें, मतलब हम यहीं पर जहां पर आवेश है वहीं दूरी बिल्कुल ना लें, अर्थात R = 0। तो बच्चों R = 0 ले लेंगे तो E = 0 में 0 से किसी, बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये कुछ मान आएगा उसमें 0 से भाग देंगे तो इन्फिनिटी आ जाएगा। तो बच्चों इसको इस प्रकार हम कर सकते हैं, R टेंडिंग टू 0। यदि R बहुत कम है, मतलब वो दूरी जहां पर वैद्युत क्षेत्र की गणना करनी, वह दूरी आवेश के निकट ही है, अर्थात यही कहीं है, तो जो वैद्युत क्षेत्र बच्चों आएगा वह किधर जाएगा, इन्फिनिटी की तरफ। उस बिंदु पर हम नहीं निकाल सकते हैं, जहां पर आवेश है उसी बिंदु पर हम वैद्युत क्षेत्र नहीं निकालते हैं, वहां पर तो अनडिफाइंड हो जाता है बच्चों, इन्फिनिटी अनडिफाइंड है, कोई इसकी परिभाषा नहीं है। तो बच्चों ये हो गया। अगर हम इसका ग्राफ खींचे तो बच्चों ये ग्राफ कुछ इस प्रकार होगा। ये मान लेते हैं R है, ये आपका E है। तो बच्चों जब यहाँ बढ़ते चले जाएंगे, इधर जाएंगे तो R बढ़ेगा। तो बच्चों जब R बढ़ेगा, इसको हम बच्चों डॉट कर दें इस तरह, यहाँ भी डॉट कर दें तो शायद बेहतर रहेगा। तो बच्चों जब R का मान बहुत बड़ा होगा तो E कितना होगा, 0 होगा, अर्थात बच्चों इसको ये देखिए, R जब बढ़ रहा है तो ये देखिए 0 के करीब है, R बढ़ता चला गया, ये आपका E है। और जब बच्चों यहाँ पर ये आपका जो है इस वाली लाइन पे R 0 होगा, जैसे x और y अक्ष में ग्राफ बनाया करते थे, तो x इधर जाएंगे तो x बढ़ेगा, लेकिन यहाँ पर y का मान 0 होता चला जाता है। इस पर अक्षवा पर तो y का मान 0 होता है। ठीक वैसे ही है, ये आपका x अक्ष R को निरूपित करता है और y अक्ष E को निरूपित करता है। तो बच्चों जब ऊपर की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर भी जो है E का मान अनंत की तरफ अक्सर होगा और जो है R 0 होगा। तो बच्चों कुछ इस तरह से ये जो है वैरी करता है, इसका कुछ इस तरह से ग्राफ है। R मतलब R थोड़ा बढ़ेगा तो E का मान बहुत कम हो जाएगा, और अगर R का मान थोड़ा घटेगा तो E का मान बढ़ जाएगा। तो बच्चों ये है। तो वैद्युत क्षेत्र बच्चों बिंदु आवेश के कारण आप वैद्युत क्षेत्र जान गए। अब बच्चों हम पढ़ने जा रहे हैं कई बिंदु आवेशों के कारण वैद्युत क्षेत्र। कई बिंदु आवेशों के कारण वैद्युत क्षेत्र। बच्चों आपने पढ़ा था वैद्युत बल का अध्यारोपण का सिद्धांत, इसे कहते हैं वैद्युत क्षेत्र के अध्यारोपण का सिद्धांत। वैद्युत क्षेत्र
के अध्यारोपण वैद्युत क्षेत्र के अध्यारोपण का सिद्धांत। तो बच्चों हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अब कई बिंदु आवेशों के कारण वैद्युत क्षेत्र, मतलब कई बिंदु आवेश हैं, उन वैद्युत आवेशों के कारण वैद्युत क्षेत्र कितना लग रहा है ये हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं। अथवा कह सकते हैं वैद्युत क्षेत्र के अध्यारोपण का सिद्धांत। तो आपने अध्यारोपण में पढ़ा था, यदि एक बिंदु पर बहुत सारे वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत बल या बहुत सारी तरंगे आ रही हैं तो वहां पर जो परिणामी होता है वह परिणामी उन तमाम लोगों के सदिश योग के क्या होता है, बराबर होता है। तो बच्चों मान लेते हैं एक आवेश यहाँ पर है, एक आवेश यहाँ पर है, एक आवेश यहाँ पर है, ये तमाम आवेश हैं, ये तमाम आवेश हैं। मान लीजिए बच्चों ये Q1 है प्लस Q1, ये माइनस Q2 प्लस Q2, ये प्लस Q3 आवेश है। और बच्चों इन तमाम आवेशों के कारण Q1, Q2, Q3 जो ये आवेश हैं, इन आवेश के कारण हमें बच्चों यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र टोटल इन तीनों के कारण निकालना। तो बच्चों ये पॉजिटिव चार्ज है, तो आपने कहा था अभी पॉजिटिव चार्ज के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो अपने से दूर होती है। डायरेक्शन बिल्कुल याद रखिए। इसे बच्चों मान लेते हैं E1। तो बच्चों इस आवेश को ये जो सही प्लस माइनस बच्चों इसे कर दे रहे हैं, ये माइनस क्यू आवेश है, तो बच्चों इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र होगा वह आवेश की ओर ही होगा। तो बच्चों इसे हम E2 कह दे रहे हैं। और बच्चों ये प्लस जो Q3 आवेश है इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र होगा बच्चों ये भी प्लस चार्ज है, तो अपने से क्या होगा, दूर होगा बच्चों, कुछ इस तरह से। बच्चों ये आपका E3 हो गया। तो बच्चों अब हम इसे मिटा दें, अगर ये सबको मिटा दें, इससे इस तरह से देखें तो बच्चों इस बिंदु पर ये तमाम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं हैं। तो बच्चों ये सदिश राशि है, ये आपका E2 था। तो यहां इस बिंदु पर यदि कुल वैद्युत क्षेत्र हो कैपिटल E हो जाएगा, तो E बराबर हो जाएगा E1 प्लस E2 प्लस E3। बच्चों ये हो जाएगा। यही बच्चों वैद्युत क्षेत्र के अध्यारोपण का सिद्धांत। और हाँ बच्चों कभी कभी पूछ लेता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सदिश रूप लिखिए। तो बच्चों अभी हमने बताया था यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ एक टेस्ट चार्ज है Q0, यहाँ प्लस Q, ये दूरी R है। तो बच्चों इस बिंदु आवेश कार्य से इस्तेमाल R दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आई थी E=1/4πε0 K Q/R²। बच्चों ये आई थी R²। अगर बच्चों इसे वेक्टर रूप में लिखना चाहते हैं तो इसके ऊपर वेक्टर लगा दे रहे हैं, तो यहाँ पर एक यूनिट वेक्टर, बच्चों यही आपका R को यूनिट वेक्टर के रूप में लिख दे रहे हैं। और बच्चों वेक्टर R को हम लिख सकते हैं, यूनिट वेक्टर को लिख सकते हैं वेक्टर R/डिटर्मिनेंट R। ये बच्चों हो जाएगा। आप लेक्चर नंबर 1 देखिए, वैद्युत बलों में जब आपको वैद्युत बल बताया गया था उसका सदिश रूप बताया गया था, तो ये बताया गया था। तो बच्चों यहाँ देखिए E=1/4πε0 K Q/R²। इसके स्थान पे वेक्टर R/, इसे भी सिंपली R भी लिख सकते हैं बच्चों, वेक्टर R/mod ही तो है। तो बच्चों क्या हो जाएगा, R³ हो जाएगा दोनों मिलाकर के। तो बच्चों E=1/4πε0 K Q/R³ इंटू वेक्टर R। तो बच्चों ये सदिश रूप भी इस तरह से जो है थोड़ा सा छूट गया था, तो हमने कहा बता दें। और बच्चों ये अध्यारोपण का सिद्धांत है, अध्यारोपण का सिद्धांत भी समझ गए बच्चों आप। अब बच्चों हम कुछ सवाल लेते हैं इस पे, वैद्युत क्षेत्र पे कुछ सवाल लेते हैं। एक आध दो सवाल हम आपको सॉल्व करके बता दे रहे हैं। चलिए देखते हैं कुछ सवाल हम लोग कैसे इसे हल करते हैं। बच्चों मान लेते हैं एक समबाहु त्रिभुज है, एक समबाहु त्रिभुज है बच्चों। ये आपका A है, ये आपका B है और ये आपका C है। यहाँ पर बच्चों प्लस Q आवेश है, यहाँ पर भी प्लस Q आवेश है। इनके बीच की दूरी बच्चों जो है मान लेते हैं जो है A है। क्या है बच्चों, A है। तो बच्चों समबाहु त्रिभुज होने की वजह से सभी की भुजाएं जो है स्मॉल a होंगी। एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा पर A और B भुजा शीर्ष पर प्लस Q आवेश रखे गए हैं। इन आवेशों के कारण बिंदु C पर कुल वैद्युत क्षेत्र की गणना कीजिए। तो बच्चों इन आवेशों के कारण हमें बिंदु C पर ज्ञात करना है। तो बच्चों ये प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज कारण यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र होगा इस आवेश से क्या होगा, दूर होगा, इस तरह से होगा। इसे हम बच्चों मान लेते हैं E1। ये बच्चों C था।
और यह भी धन आवेश है तो इसके कारण बच्चों क्या होगा, इधर की तरफ होगा, इसे मान लेते हैं बच्चों E2। अपने से दूर पॉजिटिव चार्ज के कारण जो वैद्युत क्षेत्र होता है बच्चों वह अपने से दूर होता है और निगेटिव चार्ज के कारण स्वयं अपनी ओर होता है। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, हम थोड़ा सा इस तरह बना दे रहे हैं। ये आपका जो है ये आपका C हो गया, ये आपका E1 हो गया और ये आपका क्या हो गया E2 हो गया। तो ध्यान दीजिए बच्चों, इनके बीच का बच्चों कोण कितना होगा, समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक दो भुजाओं के बीच का कोण 60 अंश है तो ये भी 60 अंश होगा। तो बच्चों इसके कारण यहाँ पर ए वाले बिंदु पर स्थित जो प्लस क्यू आवेश है उसके कारण बिंदु सी पर बच्चों जो आवेश होगा, जो वैद्युत क्षेत्र होगा वह कितना होगा E1। तो E1 इज इक्वल टू, मान लेते हैं बच्चों ये निर्वात में रखे गए या वाई में रखे गए हैं, तो E1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये वाला आवेश जिस आवेश के कारण क्षेत्र की तीव्रता निकालना है वही आवेश, और इन जो बटे इनके बीच की दूरी का वर्ग। बच्चों ये हो गया। इस बिंदु पर स्थित आवेश के कारण भी यहाँ बिंदु सी पर जो वैद्युत क्षेत्र होगा उसे E2 माने हैं, वह भी इतना ही होगा। क्यों? क्योंकि आवेश भी वही है और दूरी भी वही है। तो E2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 ये Q/A²। बच्चों ये समीकरण नंबर 2 हो गया। E1 इज इक्वल टू बच्चों क्या आ गया E2। अब बच्चों यहाँ बिंदु सी पर, यहाँ देख रहे हैं बिंदु सी पर आपके पास दो वैद्युत क्षेत्र की दिशाएं हैं E1 और E2। तो बच्चों इनका परिणामी हम कैसे निकालेंगे, तो बच्चों आपको याद होगा R बराबर √P² + Q² + 2PQ cos थीटा। सी पर परिणामी तीव्रता बच्चों कैसे निकालेंगे, सी पर परिणामी तीव्रता E इज इक्वल टू √E1² + E2² + 2E1 E2 cos थीटा। बच्चों इस फार्मूले पे रखेंगे E इज इक्वल टू बच्चों E1²। बच्चों E2 का मान भी E1 रख देंगे क्योंकि बराबर ही है, तो E1² + 2E1 और E2 के स्थान पे भी E1 और cos 60 अंश। बच्चों इनके बीच का कोण जो है थीटा जो है 60 अंश है, तो E1 इज इक्वल टू √ बच्चों E बराबर ये हो जाएगा 2E1²। 2E1 बच्चों E2 के स्थान पे E1 कर देंगे तो यहाँ पर भी E1 और cos 60 अंश का मान बच्चों हो जाएगा 1/2। बच्चों E2 यहाँ था, उसके स्थान पे E1 लिख दिए क्योंकि E2 और E1 बराबर है। ये बच्चों 2 से 2 कट जाएगा तो E इज इक्वल टू √3E1²। तो बच्चों हो जाएगा E इज इक्वल टू E1√3। तो बच्चों E1 की जो वैल्यू है वो आप लाके पुट करिए, E1 और E2 दोनों बराबर ही हैं, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/A² इंटू √3। बच्चों ये जो है आपका आया E1। तो बच्चों इस प्रकार ये सवाल जो है सॉल्व हो गया। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी में बच्चों इस तरह देख लेते हैं, अगर ये नेगेटिव चार्ज होता तब क्या होता। हाँ एक मिनट, पॉजिटिव चार्ज ही रहने दीजिए। जो ये वैद्युत क्षेत्र आया है, वैद्युत क्षेत्र चूंकि एक सदिश राशि है तो बच्चों इसकी दिशा किधर होगी, तो बच्चों आप देख रहे हैं E1 और E2 दोनों ही दिशा में है, दोनों एक दूसरे के 60 अंश पे कार्य कर रहे हैं। तो बच्चों आपको कई बार बताया जा चुका है यदि दो सदिश परिमाण में बराबर हों तो उनका जो परिणामी होता है वह उन दोनों के बीचों बीच होकर के जाएगा, अर्थात एकदम ठीक ऐसे जाएगा, यह E। अर्थात बच्चों कितना हो जाएगा, अगर ये देखें तो ये 30 अंश हो जाएगा और ये आपका जो है क्या हो जाएगा 60 मतलब 90 अंश होगा। बच्चों अगर जो इस लाइन से देखेंगे तो 90 अंश होगा। तो इससे नहीं मतलब बस ये बताना है आपको कि ये जो परिणामी की दिशा होगी वह E1 और E2 के बीचों बीच होकर के चली जाएगी। चलिए बच्चों यहाँ पर A है, यहाँ B है, यहाँ C है और यहाँ पर D है। यहाँ पर +Q, यहाँ पर भी +Q आवेश है, यहाँ पर भी +Q आवेश है। यहाँ पर बच्चों आवेश नहीं रखा गया है और इस वर्ग की भुजा बच्चों मान लेते हैं स्मॉल a है। तो सभी भुजाएं स्मॉल a है और प्रत्येक दो भुजाओं संलग्न भुजाओं के बीच का कोण 90 अंश होगा। तो बच्चों इसके कारण चूंकि ये प्लस आवेश है तो इसके कारण वैद्युत क्षेत्र बच्चों अपने से दूर होगा, इसके कारण बच्चों अपने से दूर होगा और बच्चों इसके कारण भी अपने से क्या होगा, दूर ही होगा।
इसके कवर तीनों के कवर बच्चों हम निकाल दिए हैं। ये बच्चों यहाँ देखिए, ये आपका ई ए हो गया, इसे हम ई ए कह दे रहे हैं, इसे हम ई सी कह दे रहे हैं, और इसे बच्चों हम ई बी कह दे रहे हैं। बच्चों दिशाएं समझ में आ रही है, इस तरह से होगा। और आप जानते हैं इनके बीच का कोण 90 अंश होता है। तो बच्चों इस बिंदु पर आपको परिणामी ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिए, थोड़ा सा हम इसको ऐसे बना दे रहे हैं अलग से। बच्चों ये आपका ई सी है, ये आपका ई ए है, और बच्चों ये आपका ई बी है। बच्चों इनके बीच का कोण 90 अंश होगा। बच्चों यहाँ देखिए, जो बिंदु ए पर आवेश है, इस आवेश के कारण इस बिंदु पर जो बिंदु डी था आपका, बिंदु डी पर जो है वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, हमने कह दिया है ई ए। तो बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 निर्वात में मान लेते हैं। तो बच्चों Q/r²। तो r² का मतलब बच्चों a² हो जाएगा। ई ए हो गया बच्चों, ई सी बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/a²। बच्चों ई ए इक्वल टू क्या हो गया, दिशाएं भिन्न हैं, दिशाएं इन लोगों की भिन्न हैं, लेकिन परिमाण दोनों के क्या है, बराबर है, क्योंकि दूरी ये भी बराबर, ये इसके बराबर है, और आवेश यहाँ प्लस क्यू है तो यहाँ पर भी। और बच्चों ई बी जो होगा, ई बी भी कैलकुलेट कर लीजिए। ई बी इक्वल टू बच्चों ये वर्ग है, वर्ग के विकर्ण की लंबाई a√2 पाइथागोरस प्रमेय लगा के निकाल लीजिएगा। ई बी इक्वल टू बच्चों इसकी डायरेक्शन ये है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 तो Q/a√2 का वर्ग। तो बच्चों हो जाएगा ई बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/a²। बच्चों ये हो जाएगा, हो गया। अब बच्चों इस पे 3 वैद्युत क्षेत्र की दिशाएं हैं, 3 वैद्युत क्षेत्र, 3 जो है वैद्युत क्षेत्र के लोग हैं, इनका आपको सदिश योग परिणामी ज्ञात करने के लिए इन तीनों का आपको सदिश योग करना पड़ेगा। तो बच्चों अगर ई ए और ई सी की हम बात करें तो इनके परिमाण बराबर हैं और इनके बीच का कोण 90 अंश है। तो बच्चों जब परिमाण बराबर होता है तो उनका जो रिजल्टेंट, उनका जो परिणामी होता है, उन दोनों के ठीक बीचों बीच होके जाता है। तो बच्चों इनके बीच का कोण 90 अंश है, तो ठीक कितने अंश पे जाएगा, 45 अंश पे जाएगा। 45 अंश पे जाने का मतलब हो गया कि ई बी की दिशा में है, तो लिखेंगे ई ए व ई सी का परिणामी। बच्चों मान लेते हैं E1 है, तो अंडर रूट बच्चों हो जाएगा E_A² और EC²। तो बच्चों EC और EA दोनों बराबर हैं, तो EA ही लिख दे रहे हैं, +2 EA इंटू EC के स्थान बच्चों EA इंटू cos थीटा। तो बच्चों इनके और इनके बीच की बात हो रही है, तो इनके बीच का कोण 90 अंश है और cos 90 अंश का मान 0। तो ये बच्चों ये पूरा साफ हो गया। तो E1 इक्वल टू अंडर रूट EA² हो जाएगा 2EA²। बच्चों ये हो जाएगा EA√2। तो बच्चों ये EA√2 आ गया। अब E1 जो है, ये जो E1 है, E1 क्या होगा, EB की दिशा में है, की दिशा में है। क्यों दिशा में है, क्योंकि बच्चों ये चूंकि इन दोनों के परिमाण बराबर हैं, और जब परिमाण बराबर होते हैं तो उनका परिणामी बच्चों उनके ठीक बीचों बीच से होके जाता है, तो बीचों बीच से जाएगा, अर्थात 45 अंश पे जाएगा। तो ये वाला जो ई बी आया था वह भी तो 45 अंश के कोण पे है। अब बच्चों जब दो सदिश एक ही दिशा में हो तो उनका परिणामी क्या होता है, उन दोनों के सीधे सीधे योग के क्या हो जाता है, बराबर। तो E इक्वल टू E1 प्लस EB, सीधे सीधे क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। तो बच्चों E1 का मान आपका आया है EA√2 और बच्चों EB कहाँ है, यहाँ है, πε0 Q/2A²। तो बच्चों यहाँ देखिए E इक्वल टू, यहाँ EA के स्थान पे बच्चों ध्यान दीजिएगा, EA आपने निकाला है, यहाँ देखिए EA के स्थान पे 1/4 πε0 Q²/A² इंटू √2 1/4 πε0 Q² यहाँ नहीं है, Q ही है, सिर्फ 2A²। तो बच्चों ये इतनी चीज आप कॉमन ले सकते हैं, A² भी कॉमन ले सकते हैं। तो कॉमन ले लीजिए बच्चों, इसको मिटा दे रहे हैं हम।
इक्वल टू 1/4πε0 Q/a²। यहाँ बच्चों हो जाएगा √2 प्लस ये इतना कॉमन हो गया 1/2। चाहे तो लघुत्तम उत्तम ले लीजिए बच्चों। यही आपका बिंदु डी पर टोटल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, जिसकी दिशा बच्चों ऐसे होगी, अर्थात जो बिंदु डी था वैसे बी से डी को मिलाने वाली रेखा के अंदर। और बच्चों अगर इनमें से कोई एक ऋण आवेश हो तो भी परिणामी यही होता, बच्चों यही होता। जैसे सॉरी बच्चों थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिए, अगर मान लीजिए ये है इसे यहाँ पर -q आवेश कर दें, यहाँ +q, यहाँ +q, तो बच्चों इसके कारण तो ऐसे होगा, इसके कारण ऐसे होगा बच्चों, और ये इसके कारण ऐसे होगा। तो बच्चों ध्यान दीजिए, ये जो आपका है ये इसके कारण है -q, ये +q आवेश के कारण है, तो इन दोनों का परिणामी जो है बच्चों यहाँ पर ऐसे जाएगा। चलिए बच्चों देख ही लेते हैं इसको क्या है, थोड़ा सा टफ लग रहा है हमको, बता दे रहे हैं बच्चों। एक वर्ग है, वर्ग के दो शीर्षों पर +q आवेश हैं जो एक दूसरे के निकट है, और जो तीसरा आवेश है वह ऋण आवेश है। तो क्या होगा बच्चों, यहां देखिए यहाँ पर +q आवेश है बच्चों, यहाँ पर भी +q आवेश है, और यहाँ पर -q आवेश है। तो बच्चों इसके कारण जो है E1 मान लेते हैं, इधर रहेगा, इसके कारण जो है ऊपर की तरफ रहेगा, और बच्चों अगर हम इसको मिला दें तो इसके कारण बच्चों इस तरह से आएगा। बच्चों इसे हम E2 मान लेते हैं और इसे E3 मान लेते हैं। तो बच्चों E1 के ये सब भुजाएं A है, A है, A है, A। तो बच्चों E1 कितना होगा, ये हो जाएगा 1/4πε0 और Q/a²। बच्चों E2 भी वही हो जाएगा 1/4πε0 और Q/a²। बच्चों E3 जो आपका होगा वह E3 = 1/4πε0 और Q/2a² हो जाएगा। बच्चों अभी आपने इसे कैलकुलेट किया था। अब बच्चों इन दोनों के बीच का कोण 90 अंश है, तो इन दोनों का हो जाएगा बच्चों परिमाण, आप देखिए दोनों के बराबर है। E1 = बच्चों E2। तो इन दोनों का परिणाम बच्चों मान लेते हैं E4 आता है, तो E4 बच्चों अब आ जाएगा E1 √2। अभी निकाला गया था बच्चों, जब एक इधर था और एक इधर था तो आया था a √2, तो वही E1 √2 हो जाएगा। बच्चों E1 के स्थान पे 1/4πε0 Q/a²√2। बच्चों ये हो गया E4। बच्चों जो E4 आ रहा है उसकी डायरेक्शन किधर होगी बच्चों, इसकी डायरेक्शन जो है इन दोनों, इसको मिटा दीजिए बच्चों, अब इसको मिटा दीजिए, अब इसकी ओवरऑल डायरेक्शन E4 इधर होगी। बच्चों अब E3 और E4 ध्यान दीजिएगा, यहाँ से ये 45 अंश पे है बच्चों, यहाँ पर भी ये दोनों परिमाण में बराबर थे, तो इनका भी परिणामी इस दिशा में जाएगा। तो बच्चों ये भी हो जाएगा, पता इससे 45 अंश के कोण पर। अब बच्चों E3 और E4 जो होंगे परस्पर 90 अंश से कार्यरत होंगे, इनका परिणामी निकाल दीजिए बच्चों। E = √E3² प्लस E4²। बच्चों ये हो जाएगा 0, क्योंकि इनके बीच का कोण काश 90 अंश का मान क्या हो जाएगा 0। इसी को बच्चों हल कर लेंगे और आपको बिंदु डी पर लगने वाले वैद्युत क्षेत्र का परिमाण आपको मिल जाएगा। तो बच्चों देखिए केवल एक हमने माइनस चार्ज कर दिया तो बल का परिमाण यहाँ चेंज हो गया और दिशा भी चेंज हो गई। अगला बच्चों ये क्वेश्चन और लेते हैं कि बच्चों जो भी ये हम पढ़ा रहे हैं E = 1/4πε0 Q/r², ये बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र है। अगर ये बिंदु आवेश नहीं बिखरा आवेश है तब ये फार्मूला काम नहीं करेगा बच्चों। चलिए बच्चों एक क्वेश्चन हम यहाँ पर लेते हैं। बच्चों एक आवेश है यहाँ पर +q, यहाँ पर +4q। बच्चों लेक्चर नंबर 2 में इस प्रकार के आवेश के बारे में हमने बल की गणना की थी। ठीक वही सवाल है बच्चों, कहा जा रहा है ये दो आवेशों को मिलाने वाली रेखा
जो कि प्लस क्यू है और प्लस 4q है, इनको मिलाने वाली रेखा पर इनको मिलाने वाली रेखा पर किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र शून्य होगा? किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र शून्य होगा? तो बच्चों हम इन दोनों को मिलाने वाली रेखा के अंदर ना करके पहले हम बाहर चेक कर ले रहे हैं। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, इसके कारण यहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस डायरेक्शन में होगी, ये भी प्लस आवेश है, इसके कारण भी इस डायरेक्शन में होगी। तो बच्चों यहाँ पर इसके इधर कोई चांस नहीं है, क्योंकि दोनों वैद्युत क्षेत्र की दिशाएं एक हैं, दोनों जुड़ जाएंगे, तो उधर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य हो ही नहीं सकती। ठीक बच्चों, इसके यहाँ पर इधर बात करें तो यहाँ पर इसके कारण इस डायरेक्शन में यह भी पॉजिटिव चार्ज है, इसके कारण इस डायरेक्शन में बच्चों यहाँ पर भी कोई संभावना नहीं बनती। बच्चों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इन दोनों आवेशों के बीच में कहीं होगी। तो बच्चों मान लेते हैं, अब चर्चा कर लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ पर वह बिंदु है और ये जो छोटा आवेश है वहां से स्मॉल x दूरी है, कितनी दूरी है, और ये दोनों आवेश एक दूसरे से स्मॉल a दूरी पर रखे गए हैं। तो बच्चों इस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन अपने से दूर उधर जाएगी और इस आवेश के कारण इस अपने से दूर इस डायरेक्शन में जाएगी। तो बच्चों दोनों विपरीत हो गए और सदिश राशियां हैं, तो इसका मतलब बच्चों इन दोनों आवेशों के बीच कहीं वैद्युत क्षेत्र शून्य होगा। तो बच्चों इसके कारण मान लेते हैं E1 है और इसके कारण बच्चों क्या है, E2 है। और बच्चों मान लेते हैं कि जो छोटा वाला आवेश है इससे स्मॉल x दूरी पर कोई बिंदु P है जहां पर वैद्युत क्षेत्र शून्य होगा, अर्थात वैद्युत क्षेत्र शून्य होगा। तो E1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, एट पॉइंट P E1 इक्वल टू बच्चों हो जाएगा E2। तो बच्चों जो E1 है वह प्लस q आवेश के कारण है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q अपान यहां से इसकी दूरी बच्चों x है, x स्क्वायर हो जाएगा। और बच्चों ये दूरी कितनी होगी, तब ये हो जाएगी a माइनस x। तो बच्चों E2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, यहाँ पर जो बच्चों आवेश है वो 4q है और इनके बीच की दूरी है a माइनस x का स्क्वायर। बच्चों ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, q और q कट जाएगा। तो बच्चों यहाँ ध्यान दीजिएगा, 1/x स्क्वायर 4/a माइनस x का स्क्वायर। बच्चों हम इसको इधर ले आए, a मान इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर, दोनों को एक कम लिख के स्क्वायर कर दिए। बच्चों ये हो जाएगा 4। बच्चों 4, अब इसका जब स्क्वायर हटाएंगे तो 4 का वर्गमूल लेंगे बच्चों, a माइनस x अपान x इक्वल टू कितना 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, प्लस माइनस 2। तो बच्चों अब यहाँ पर दो संभावनाएं हैं। कौन कौन संभावना बच्चों देखिए, एक बार हम पॉजिटिव चार्ज ले रहे हैं, एक बार हम नेगेटिव चार्ज ले रहे हैं। तो बच्चों जब पॉजिटिव चार्ज लेंगे तो a माइनस x अपान x इक्वल टू प्लस 2 तो हो जाएगा बच्चों 2x इक्वल टू a माइनस x, x इधर बुला लाएंगे बच्चों, 3x हो जाएगा इक्वल टू a, x बराबर a/3 बच्चों हो जाएगा। अगर हम नेगेटिव साइन लेते हैं तो बच्चों a माइनस x अपान x इक्वल टू -2, तो ये माइनस 2x इक्वल टू a माइनस x को इधर बुला लाएंगे बच्चों, -3x इक्वल टू a, x इक्वल टू -a/3। बच्चों x का मान बीच में माना गया, माइनस चिन्ह का मतलब हो गया कि ये इन दोनों आवेश के परे है, अर्थात या तो इधर है या तो उधर है। तो बच्चों हमने पहले ही चेक कर लिया था कि ना तो उधर होगा ना तो उधर होगा। तो बच्चों इसका निष्कर्ष क्या निकलता है, अगर दोनों प्लस आवेश या दोनों माइनस आवेश तो बीच में ही वैद्युत क्षेत्र शून्य होगा। अगर बच्चों दोनों प्लस आ जाए या दोनों माइनस आ जाए तो बीच में ही वैद्युत क्षेत्र शून्य होगा। इसी प्रकार बल में भी आया था कि बल भी दोनों के बीच जो है परिणामी बल शून्य तभी होगा जब वह आवेश इन दोनों आवेशों के बीच में रखा जाए। बच्चों इसका एक शॉर्टकट फार्मूला है, x इक्वल टू √q1 अपान √q2 प्लस √q1 इंटू a, जहां बच्चों ये Q2 जो है ग्रेटर देन Q1 है, मतलब Q2 जो है वो बड़ा वाला आवेश है। और बच्चों x छोटे आवेश से दूरी है, छोटे आवेश से दूरी। तो बच्चों आइए हम लोग इस फार्मूले पर रख करके वेरीफाई करें क्या हमारा आंसर आता है a/3।
तो देखते बच्चों Q1 बच्चों यहाँ छोटा आवेश Q है, तो x इक्वल टू Q1 के स्थान बच्चों Q हो जाएगा, और बच्चों Q2 के स्थान 4Q √4Q प्लस Q1 के स्थान पे Q इंटू ए। बच्चों यहाँ पर √Q और √Q कॉमन ले लीजिए, यहाँ बच्चों 4 का वर्गमूल 2 प्लस 1, ये बच्चों कट जाएगा, x इक्वल टू a बाई 2 1 3। तो बच्चों सही है इसका मतलब। तो बच्चों ये शॉर्टकट फार्मूले से भी आप निकाल सकते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बल दोनों आवेशों के बीच बल मतलब तीसरा आवेश कहाँ रखे हैं कि वहां पर परिणामी बल शून्य हो, तो जहां पर बच्चों वैद्युत क्षेत्र शून्य होता है वहां पर बल भी शून्य होता है, अर्थात यहीं पर आप रखेंगे तभी उस पर कोई बल अनुभव नहीं करेगा। बच्चों एक लास्ट क्वेश्चन और देख लिया जाए, उसके बाद जो है ये लेक्चर समाप्त हो जा रहा है। और जो मान लेते हैं अगर हम ये जो चार्ज हमने दोनों सेम चार्ज लिया, दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव पे समझा दिया, अगर हम एक का साइन चेंज कर दें, एक का साइन चेंज कर दें, तब वैद्युत क्षेत्र कहां पर शून्य होगा। बच्चों लेक्चर नंबर 2 में जो हमने फोर्स के बारे में समझाया था, ठीक वही क्वेश्चन है। एक आवेश बच्चों यहाँ पर है, यहाँ पर बच्चों मान लेते हैं प्लस Q है, और बच्चों यहाँ पर -9Q है। इनके बीच की दूरी बच्चों a है। इस डायरेक्शन में दूरी बढ़ा दे रहे हैं, यहाँ पर दूरी बढ़ा दे रहे हैं, डाट कर दे रहे हैं बच्चों, बहुत दूर जा सकते हैं। कहा गया कि एक +Q चार्ज है, एक -Q चार्ज है, -9Q चार्ज है। इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र शून्य होगा। तो बच्चों चलिए हम बीच में बात कर लेते हैं, वह बिंदु बीच में हम रखते हैं, मान लेते हैं। तो इसके कारण बच्चों वैद्युत क्षेत्र किधर होगा, प्लस चार्ज के कारण अपने से दूर। बच्चों -9Q जो ऋण आवेश है, इसके कारण बच्चों अपनी ओर होगा। तो बच्चों आप देख रहे हैं कि दोनों वैद्युत क्षेत्र, दोनों आवेशों के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशाएं जो है एक ही डायरेक्शन में हो जाती हैं। अतः यहाँ बीच में कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र शून्य होगा। बच्चों हम यहाँ बात करते हैं, तो बच्चों यहाँ पर इस -9Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र अपनी ओर होगा, ऋणात्मक आवेश की तरफ ही होता है। यहाँ पर बच्चों प्लस चार्ज है तो इसके कारण दूर होगा। तो बच्चों यहाँ पर तो वैद्युत क्षेत्र की दिशाएं विपरीत हैं, और लग भी रहा है कि वैद्युत क्षेत्र यहाँ शून्य हो जाएगा। लेकिन बच्चों थोड़ा सा सोचना है आपको। बच्चों इसके कारण जो आवेश होगा वो +Q के कारण होगा, और दूरी भी अधिक है। और आपने ये सूत्र देखा है E = 1/4πε0 Q/r²। दूरी बढ़ेगी तो वैद्युत क्षेत्र बच्चों कम होगा। तो बच्चों ये आवेश इससे छोटा है, ठीक, आवेश छोटा है, और यहां से दूरी भी इसकी क्या है, अधिक है। एक तो आवेश छोटा है तो इसके कारण वैद्युत क्षेत्र यहां पर कम होगा, दूसरा इसकी दूरी भी ज्यादा हो गई तो और भी कम हो गया, अर्थात इस +Q आवेश के कारण यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र बहुत ही कम होगा। जबकि यहाँ पर जो आवेश है, यहाँ पर आवेश भी इसका 9 गुना है और दूरी भी कम है, दोनों ही इसके फेवर में, अर्थात यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र बहुत अधिक होगा। तो कहने का मतलब यहाँ पर जहां पर बड़ा आवेश है वहां पर भी वैद्युत क्षेत्र शून्य नहीं हो सकता। अब हम इधर बात करते हैं बच्चों, यहाँ पर बात करते हैं। तो बच्चों इसके कारण वैद्युत क्षेत्र पॉजिटिव चार्ज से आवे होता है, और -9Q आवेश के कारण उसी की ओर होगा, तो ये हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर भी वैद्युत क्षेत्र की दिशा विपरीत है, तो यहाँ भी संभावना है। हाँ बच्चों संभावना है। अब यहाँ देखिए, यहाँ आवेश कम है तो वैद्युत क्षेत्र कम होगा, लेकिन दूरी भी तो कम है, दूरी कम होने की वजह से वैद्युत क्षेत्र बढ़ जाएगा, इस फार्मूले से देखिए। और यहाँ पर आवेश अधिक तो है, वैद्युत क्षेत्र अधिक होगा, लेकिन ये दूरी बहुत अधिक हो गई इसकी अपेक्षा, तो दूरी कम हो गई तो वैद्युत क्षेत्र और भी कम हो जाएगा, अर्थात कम हो गया। और जब तक इसके इस वाले के कारण उत्पन्न जो वैद्युत क्षेत्र है उसके बराबर नहीं आएगा, तब तक वैद्युत क्षेत्र शून्य नहीं होगा। मतलब यहाँ पर ये कम है और इसके बराबर आ सकता है, तो बच्चों यहीं पर वैद्युत क्षेत्र आपको मिलेगा। मान लेते हैं ये दूरी जहां पर वैद्युत क्षेत्र शून्य है वह x है, छोटे वाले आवेश से जो है बच्चों मान लेते हैं दूरी x है। तो बच्चों यहाँ जो बड़ा वाला आवेश है यहाँ से इसकी दूरी a + x होगी। बच्चों +Q के कारण मान लेते हैं वैद्युत क्षेत्र E1 है, और -9Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र E2 है। बच्चों बिंदु P पर ओवरऑल वैद्युत क्षेत्र शून्य होगा, तभी शून्य होगा जब E1 = क्या होगा, E2 होगा,
तो E1 इज इक्वल टू बच्चों E2, E1 इज इक्वल टू बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये बच्चों क्यू आवेश की गाढ़ है और इससे दूरी आपकी स्मॉल एक्स है। यहाँ बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, यहाँ पर बच्चों 9 क्यू आवेश है और दूरी बच्चों a प्लस एक्स का स्क्वायर है। बच्चों क्यू और 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कट जाएगा और बच्चों इसको यहाँ लेके a प्लस एक्स अपान एक्स दोनों के एक ही में रख के स्क्वायर कर दीजिए, यहाँ बच्चों बचेगा 9। बच्चों जानबूझ करके इस प्रकार लिया गया था अभी ताकि आप वर्गमूल निकाल सकें। बच्चों याद रहे यहाँ पर नेगेटिव आवेश जो है नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चिन्ह नहीं रखना है। अब बच्चों स्क्वायर का चिन्ह हटाएंगे तो a प्लस एक्स अपान एक्स इक्वल टू प्लस माइनस बच्चों 3। बच्चों पुनः यहाँ दो पॉसिबिलिटीज बनती है, कौन कौन, एक प्लस चार्ज लेने पर और एक जो है नेगेटिव, मतलब पॉजिटिव के लिए एक नेगेटिव के लिए। तो बच्चों जब पॉजिटिव चिन्ह लेंगे तो देखिए क्या है, a प्लस एक्स अपान एक्स इक्वल टू प्लस 3, तो बच्चों 3x इक्वल टू a प्लस एक्स, एक्स को बच्चों इधर बुला लाइए 2x बचेगा इक्वल टू a, x इक्वल टू बच्चों a/2। अर्थात बच्चों जो छोटा वाला आवेश है वहां से इनकी जो दूरी a/2 आधी दूरी पर रखेंगे तो बच्चों क्षेत्र वहां शून्य होगा। अगर बच्चों हम नेगेटिव चार्ज लेते हैं तब की क्या स्थिति है यहाँ देखते हैं, a प्लस एक्स अपान एक्स इक्वल टू बच्चों -3, तो -3x इक्वल टू a प्लस एक्स, बच्चों ये आ जाएगा -3x -4x इक्वल टू a, x इक्वल टू -a/4। तो बच्चों ये माइनस में आ गया, माइनस का मतलब ये उधर चला गया, उधर जाने का मतलब हो गया कि ये बीच में कहीं पड़ेगा। तो बच्चों बीच में पड़ेगा, अब पहले ही हम चेक कर चुके थे कि बीच में ऐसी स्थिति में जब निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव दोनों चार्ज हों तो बीच में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य नहीं होती। तो बच्चों ये रॉन्ग हो गया, इनवैलिड हो गया, तो बच्चों हमारा आंसर है। इस प्रकार बच्चों जो दो विपरीत आवेश हों तो हम समझ गए कि जो है इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के बीच में वैद्युत क्षेत्र शून्य नहीं होगा, बल्कि वहां पर उन दोनों बिंदु आवेशों को मिलाने वाली रेखा के उस ओर वैद्युत क्षेत्र शून्य होगा जिधर आवेश क्या हो, कम हो। तो वहां पर हम इस तरह से गणना कर लेंगे। इसका भी बच्चों एक शॉर्टकट फार्मूला है, x इक्वल टू √Q1 अपान √Q2 माइनस √Q1 इंटू बच्चों क्या a। इस फार्मूले से भी आप निकाल सकते हैं, चेक कर लीजिए जहां आपको ये बताया गया Q2 ग्रेटर देन Q1 और जो ये x है वो छोटे आवेश से दूरी है, अर्थात छोटा दोनों में यही आवेश है। तो बच्चों आप यहाँ रख के देख सकते हैं x इक्वल टू √Q1 के स्थान पे q, ये आपका 9q हो जाएगा माइनस q इंटू बच्चों a। q √Q कॉमन लेके काट दीजिए, 1/9 का वर्गमूल 3 बचेगा और यहाँ ये इंटू a, x इक्वल टू 3 में से ही घटेगा 2 बच्चों, तो a/2। तो बच्चों देखिए आपका वही आंसर आया इस शॉर्टकट फार्मूले से। तो अगर आप ये भी याद रखना चाहें तो रख सकते हैं, आसानी से निकल जाएगा। बाकी लगाने का तरीका तो बच्चों यही है। बच्चों अगले लेक्चर में हम लोग जो है पढ़ेंगे एक रिंग पे समान रूप से कोई आवेश है, उस आवेशित रिंग के कारण जो है उसके केंद्र उसके अक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। बच्चों पूरा ये लेक्चर उसी का चलेगा। तो बच्चों आज का लेक्चर यही समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। कहीं भी कोई दिक्कत हो बच्चों लाइक कमेंट करिएगा और आप उन्हें समस्या को बताइएगा, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको समझा सकें। तो बच्चों पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।